नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तीसरे चरण का मतदान अब बहुत निकट है। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 190 सीटों पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के भविष्य ईवीएम में कैद हैं। ईवीएम, वीवीपैट, इसे लेकर बहुत लंबे वक्त से रार मची हुई है और अब नई तकरार चुनाव आयोग के इस बुलेट ट्रेन युग के दौर में बैलगाड़ी पर सवार होने को लेकर है। दरअसल 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग हुआ। पहले चरण में 102 सीटों पर और दूसरे चरण में 88 सीटों पर। पहले चरण का वोटिंग का अंतिम जो मतदान का फाइनल जो प्रतिशत था, उसे आने में 11 दिन लग गए। ऐसे ही जो 26 अप्रैल के वोट पड़े, उसे भी 4 दिनों के बाद अंतिम जो उसका आंकड़ा था वो दिया गया और काफी उछाल आया है। एक जो पहले चरण का जो वोट था, उसमें 6.07% और दूसरे चरण का जो मतदान था, उसमें 5.75% का उछाल। दरअसल जो पहले हम देखते आए हैं, बरसों से चुनाव को रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा तो 10वां लोकसभा का ये चुनाव कवर करने का अवसर है और जब भी वोटिंग हुआ करता था, वोटिंग की शाम को जो एक 7 बजे या देर रात 10 बजे तक भी कई बार और रात 12 बजे तक भी कई बार वो आंकड़ा मिलता था एक, और उसके बाद अंतिम आंकड़ा या तो अगले दिन सुबह, अगले दिन शाम तक, और बहुत कहीं विलंब हुआ तो वो नेक्स्ट डे उसके आ ही जाया करता था। लेकिन ये बहुत ऐसा लंबे दौर के बाद हमने देखा या पाया है। कुछ अभी जो 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 2023 में, तब भी कुछ विलंब होता चला गया था और बाद में वोट का प्रतिशत बढ़ा था। और ये माना जाता है कि जो वोट का प्रतिशत जिस दिन मतदान हुआ करता है, उसके शाम रात तक जो मिलता है आंकड़ा, उसमें 1-2%, 2.5% का उछाल हो जाया करता है। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है 6.7% और 5.75%, इसके बाद ही बहुत तेजी के साथ बहुत जमकर विरोध भी हो रहा है। और सबसे खास जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में विपक्ष कर रहा है, सवाल पूछ रहा है और सवालों के जवाब आ नहीं रहे। जो भी आंकड़े आए भी हैं, वो आंकड़े केवल एक एवरेज दिया गया है। एवरेज में जो क्षेत्रवार आंकड़े हुआ करते थे कि किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हुआ, महिला कितनी थी, पुरुष कितने थे, थर्ड जेंडर कितना था, बहुत खुलकर नहीं बताया गया है। तो ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े प्लस जो आयोग की अलग शैली दिखती है कि मैंने जैसे कहा कि बुलेट ट्रेन के दौड़ में बैलगाड़ी जैसी सवारी, और अब दिख रहा है कि एनडीए की स्थिति देश में क्या है। जो पहले 2 चरणों में जो वोट पड़े हैं, साफ दिखाई देता है वोट का जिस तरीके से परसेंट गिरा था, जिस तरीके से जो उनके गढ़ों में बहुत मुश्किल में नजर आई पार्टी या एनडीए, बीजेपी, इन सब के बीच खेल आखिर क्या चल रहा है, खेला क्या हो रहा है। ईवीएम और वीवीपैट का तो हमने कहा कि बहुत सारे सवाल थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये भी जो शैली है, उस पर भी बहुत सारे सवाल हो रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो हमारी नियमित चर्चा होती है शाम 6 बजे की, उसके लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला साहब, श्री अनिल सिन्हा साहब, राशिद जहीर जी और कनुप्रिया जी विश्लेषक भी हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील सर आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देखिएगा जो ये हम बार बार कह रहे हैं कि अब तो आज मोदी जी ने पूरे 10 साल डिजिटल इंडिया और तमाम बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। बुलेट ट्रेन का फिर वादा है, अभी इसमें पहले भी था, जब दूसरे दौर में वो चुनकर आए थे 2019 में, तब भी किया गया था। तो ऐसे में ये जो बैलगाड़ी की सवारी है और जो इसको लेकर आक्षेप हो रहे हैं या जो शंकाएं उठ रही हैं, क्या आप इस पे प्रतिक्रिया दीजिएगा सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। बैलगाड़ी की सवारी में भी बहुत आपत्ति नहीं है। अगर बैलगाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक हो, उसके पहिए ठीक हो, वो उसको हाँकने वाला ठीक हो, जो बैल बंधे हुए हों वो स्वस्थ हों और एक लय में वो चले जा रहे हों, कोई बुराई मुझे नहीं लगती। आप कई ऐसी सड़कें हैं जहां पे आप कुछ नहीं चला सकते बैलगाड़ियों के अलावा। मैं चूंकि गया हूं इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो चले ठीक से। तो अगर बैल बीमार है तब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बैलगाड़ी होने का। अगर एक बैल छोटा है, एक बैल कमजोर है, तब भी
बात नहीं बनती, जो उसके पहिए लगे हुए हैं वो टूटे फूटे हैं तब भी बात नहीं बनती। सवाल इस बात का है, एक तो आपने इतने देर के बाद ये आंकड़े दिए, हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में आप परफेक्ट कोई खोज रहे हो, भाई आप संदेह का लाभ आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो आंकड़े भी कंप्लीट तो हो। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि 66%, 60%, 59%, 48%, जो भी परसेंट है ये मतदान हुआ, तो कितने लोगों ने मतदान किया, संख्या तो भी तो होगी उनकी कि ये इतने लाख, हजार, 100, 50 इतने लोगों ने मतदान किया, ये भी तो आंकड़े होंगे। फिर ये भी आंकड़े होंगे कि उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के जो असेंबली सेगमेंट्स है उसमें कितना मतदान हुआ, भी आपको आंकड़े देने चाहिए। फिर आपको ये भी देना चाहिए कि जो पोलिंग स्टेशन है उस पोलिंग स्टेशन पर कितना आपका मतदान हुआ। माने एक सम्यक रिपोर्ट आपके आनी चाहिए जो आती रही है। फिर आप इसकी तुलना करेंगे कि पिछले साल 10 लाख लोगों ने या 5 लाख लोगों ने या 3 लाख लोगों ने वोट दिया, इस बार इतने लाख लोगों ने वोट दिया, जो प्रतिशत इतना बैठता है कुल मतदाताओं के, आप वो भी नहीं दे रहे हैं, आप केवल परसेंटेज दे रहे हैं। परसेंटेज देना यह एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, अपूर्ण रिपोर्ट है, और यह आपके इतने दिनों के बाद आ रही रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के बजाय संदेह पैदा करती है। हमें संदेह करने की कोई वजह नहीं, मैं मान लेता हूं कि आपको इतना समय लगेगा। कई बार होता है कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं, दिन भर कुछ नहीं कर पाते, आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा, क्या कर लेंगे आपको इस प्रोग्राम को छोड़ के चले जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी आपको छोड़ना। हम मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के अभिशाप को हमको और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद तो आपका जो लैपटॉप हैंग हुआ है वो खत्म होगा कि वैसे ही रहेगा। जो परिणाम आप दिखा रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं आप, वो उसको लेकर के लोगों के मन में संदेह है। और अगर आंकड़े आप सही सलामत नहीं देते, पूरी तरह से तार्किक नहीं देते, तो उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। इस आंकड़ों से आप क्या एनालिसिस करेंगे, आंकड़े किस बात के लिए होते हैं? तो और आप अब पीछे चले जाइए आप, यह सरकार केवल आंकड़े छुपाने के लिए जानी जाती है। आंकड़े एकत्रित करने वाले संगठनों, संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जानी जाती है, अपने खिलाफ आंकड़ों को अस्वीकार करने और अपने पक्ष के आंकड़ों को खूब लाइमलाइट में करने के लिए जानी जाती है। आंकड़ों से सीखने के लिए सरकार नहीं जानी जाती। जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं जो शोध का काम करती है, सर्वेक्षणों का काम करती हैं, आंकड़े जुटा के उनकी व्याख्या करना की कोशिश करती है, उन सबको कमजोर करने की कोशिश की गई। एक किसी संस्था का आप नहीं बता सकते। हाँ, इनके पक्ष में जो काम करते हैं, पक्ष मतलब इनके अनुकूल जो बात करते हैं, उनको आप मान सकते हैं कि ये उनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मैं मान लेता हूं निर्वाचन आयोग को यह समय लग सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वही सवाल इस बात का है कि अगर वो कंप्लीट आंकड़े, आप ये बताइए कि उसमें कितने लोग, कितने आप अन्य मतदाताओं की संख्या 32%, 30% है, एक पिछले साल की तुलना में इनकी संख्या कितनी बढ़ गई है ये। और अगर आप ये नहीं बताते हैं तो क्या इन इतने देर से आए हुए आंकड़ों का कोई मतलब रह जाता है क्या? सवाल इस बात का है। इसलिए देरी का सवाल उतना गंभीर नहीं है जितना यह सवाल गंभीर है कि यह आंकड़े इनकम्प्लीट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने देर से और इस तरह के आंकड़े देने से आखिर निर्वाचन आयोग को क्या फायदा है? हम और आप क्यों बहस करने लगे निर्वाचन आयोग की इस देरी पर और इस आंकड़ों पर? तो यह भी तथ्यहीन नहीं है और यह भी निराधार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक सबसे बड़ा माहौल बन रहा था कि यह बन रहा है कि सरकार को लेकर के अगर लोगों के मन में इतना ही उत्साह है तो लोग मतदान के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बात चर्चा में है। हर अभी तक 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं उनमें चर्चा में है, और ये खासतौर से उन राज्यों में चर्चा में है जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासन में है या भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा स्टेक पे है, चाहे जैसे महाराष्ट्र है। और इन्हीं राज्यों में आपने मतदान को बढ़ते हुए दिखाया है। क्या महाराष्ट्र के इन इलाकों में, जिन इलाकों में पिछले 2 चरणों में मतदान हुआ, वह इलाके इतने सुदूरवर्ती हैं जहां से आपको आंकड़े आने में विलंब होता हो?
एग्जैक्टली। क्या मैं बिहार को मान सकता हूं? मैं एक समय के लिए मान सकता हूं, हालांकि मुझे स्वीकार करने में दिक्कत है, लेकिन चलिए मैं कहने के लिए मैं मान सकता हूं कि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे चीजों का मुख्यालय तक पहुंचने में विलंब होता है, कुछ समय के लिए मान लेता हूं, लेकिन क्या इतना समय लगता है? और क्या उन इलाकों के सभी आंकड़े आप पूरी तरह से नहीं ला सकते? किस बात के लिए? तो ये सवाल इस बात का है कि ये जो निर्वाचन आयोग का जो पूरा परिश्रम है, जो पूरी एक्सरसाइज है, वह लोगों के मन के लोगों की शंकाएं दूर करने के बजाय और शंकाएं पैदा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कह रहे थे यही बात हो रही थी कि इतना विलंब आखिर क्यों? आपने कहा ठीक है कि आपको तकनीकी कोई खराबी आ सकती है, लेकिन 11 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। आज जो दौर है, जिस तरीके का वक्त है आपके पास, अब तो सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं कि जो उपलब्ध नहीं है। हमने तो वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसकी टैली बनाना। अब तो आपको क्लिक्स पे मिलता है कि आपको हर घंटे काउंट होता है, आप हर घंटे रिपोर्ट दिया करते हैं जिस दिन चुनाव हुआ करते हैं। अब जो आंकड़ा है वो 66.14% पहले दौर का है और 66.17% दूसरे चरण का है। मतलब पहले चरण में 6.7%, दूसरे चरण में 5.75%। जो उछाल है, संदेह इसी को, और नियत का सवाल है। देखिए जितनी चीजें हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम सेशन के दौर के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखा है, वो तो बीते जमाने की बात होगी, किताबी बातें होंगी। उसके बाद वो दौर ना आ सकता है और ना आ पाएगा जैसा कि आज चल रहा है। इसको देखते हुए हम कहते हैं संदेह इसलिए खड़ा हो रहा है कि ये जो आपने जो बात कही, यही मैं भी इसी पे कह रहा था कि आधे अधूरे आंकड़े, आप क्षेत्रवार नहीं दे रहे हैं, आप कॉन्स्टेंसी वाइज नहीं दे रहे हैं, पूरा कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एवरेज है। अनिल सर आपके पास आऊंगा। आप ये जो कहीं शंका है, शंका ये है कि ये हैट्रिक के लिए कहीं कोई और नई साजिश, नया कुछ तो नहीं हो रहा है? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, हम नहीं कह रहे। विपक्ष के बहुत सारे सवाल है, उसके साथ विश्लेषकों के सवाल है जिन्होंने चुनावों को लेकर ढेर सारी वो रिसर्च किया करते थे, सारा कुछ, उन जैसे बड़े बड़े लोगों के सवाल है। कैसे आप इसे देखिए, क्या पीछे आपको लगता है इसमें, अनिल सर? देखिए क्या है कि विश्वसनीयता उनकी कमजोर हो गई है। अगर सेशन के समय में अगर ऐसी बात होती है, अगर ये दूर करने का, तो लोग इसको यही समझते क्या कि उन्होंने इसको और भी बेहतर आंकड़े लाने के लिए और बेहतर करने के लिए जो है वो दिया जाता है। सवाल है क्या कि जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, विश्वसनीयता जब खत्म हो जाती है, तो आपको साबित करना पड़ता है। लेकिन ये जो साबित करने के लिए कि जो ये चाहिए, मतलब उसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो नहीं है इसमें। आप देखिए कि मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो लगातार जो ऐसे आरोप लगते रहे, तो सेशन के समय में ये था कि मुझको याद है कि जैसे ही आपने कोई सवाल किया तो तुरंत वो बगल तुरंत अधिकारी को पूछते थे कि जवाब दो, और वो उसका पूरा जवाब अगर नहीं दे पाता था या जरा भी उसमें लटपट हुआ उसका, तो तुरंत उसको बोलते थे कि एकदम उसको ये करते थे। जी। तो आपको जाहिर करना पड़ेगा कि आपकी नीयत ठीक है। तो ये नीयत का सवाल है, क्योंकि आंकड़ों के बारे में अब तो ईवीएम उनके पास है, सारा काउंटिंग उनके पास है, तो आप कैसे मतलब भरोसा जब नहीं रहेगा तो आप कहना मुश्किल है। और कहना मुश्किल, लेकिन पक्का है कि कुछ गड़बड़ी तो है, क्योंकि जो अभी तक के ट्रेंड थे, जिस समय की पूरा का पूरा बैलेट सिस्टम था और ये इतना आंकड़े नहीं थे, उस समय भी ज़्यादा समय नहीं लेते थे मतलब आंकड़ा ये अपडेट करने में। इन्होंने इतना समय लिया और इतना का अंतर भी नहीं होता था। जिस समय बैलेट सिस्टम था उस समय भी अप्रोक्सीमेटली 1-2% से ज़्यादा का नहीं इंक्रीज होता था। ये तो सुनील जी को तो याद ही होगा, हम लोगों ने इतने कवर किए वो आंकड़ों में, क्योंकि सिस्टम था क्या कि हेडक्वार्टर तक जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो सब कनेक्टेड रहते थे, जो स्टेट है कैपिटल है, और वहाँ पर तुरंत का आंकड़े, क्योंकि हम लोग वहाँ पर हमने किया है कवर कि वहाँ पर आप जब बैठे हुए हैं तो करीब करीब जो कुछ रिमोट प्लेसेस, जैसे कि बहुत जो कहा सुनील जी ने, लेकिन मैं सुनील जी को अपडेट कर दूं, बिहार की में जिस तरह की स्थिति है कि अब वो ऐसी स्थिति है ही नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूरी नहीं है किसी भी। इतने डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं
कि कोई गांव जो है 2-3 घंटे में आप हेडक्वार्टर से पहुंच सकते हैं, 2-3 घंटा मैक्सिमम। और अब तो डिजिटल इंडिया आप बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा डाउन रहेगा सर्वर, तो कितना टाइम लगेगा? अब तो रियल टाइम में होना चाहिए, थोड़ा सा अगर फर्क होगा तो घंटे 1.5 घंटे, तो वो अपडेट करने में इतना टाइम, ये शक मतलब शक पैदा करता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सोचने के लिए, ये तो पक्का है। दूसरा है क्या कि जिस तरह से न मोदी जी में उसकी ये है मतलब कि इच्छा शक्ति की लोग चाहें या चाहते हैं कि वो मतलब उनकी बात मतलब पर भरोसा करें, न उनकी एजेंसियों को। अब अभी आप देखिए चुनाव का जरा रवैया देख लीजिए। अभी उसने बीआरएस के हेड को, उसको केसीआर को पनिश कर दिया उनको, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को पनिश कर दिया, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां तुरंत उसने एक्शन लिया। और ये रोज मुसलमान मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बकायदा, मतलब अल्पसंख्यक भी नहीं बोल रहे हैं, सीधे मुसलमान का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। जी। कोई नोटिस तक नहीं यार, नोटिस देने में जैसे कहता है हमारे यहाँ क्या कि औरतें जो है अपने से बड़े लोगों का नाम नहीं लेती, इसी तरह से उसमें नाम नहीं है। वो जो उन्होंने नोटिस भेजी है, वो नोटिस जेपी नड्डा को गया। अब आप जरा देख सकते हैं, जबकि यही इसी बात के लिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने के मतलब के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया। अपशब्द मतलब डिफेमेटरी लैंग्वेज जो कहता है, मानहानि के, उसके लिए पहले ही नोटिस, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले एडवाइजरी दे दी राहुल गांधी को, जो हमको लग रहा है क्या कि इतिहास में, चुनाव इतिहास में पहली और अंतिम घटना होगी। इसके पहले आज तक नहीं हुआ था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, उसके पहले एक पार्टी के सबसे बड़े नेता, जो विपक्ष का की पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, उसको आप एक नोटिस भेज रहे हो कि एडवाइजरी कि आप जो है खबरदार, और वो उसमें इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि आप ये चुप करते आए, और हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपने पहले जो पास्ट गलतियां की हैं उसको भी जोड़ेंगे। अब मतलब बताइए कि ये ऐसा लग रहा था। देखिए एक चीज है कि इसमें सिर्फ आप चुनाव आयोग को अगर दोषी ठहरा रहे हैं तो मैं आपसे असहमत हूं। इसमें मीडिया का, जुडिशियरी का, सबका रोल है। जुडिशियरी का को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये सारी चीजें आंख के सामने हो रही हैं। सुओ मोटो तो जाने दीजिए, कोर्ट में जाने के बाद भी कोई अर्जेंसी नहीं उसको। आप देखिए कि केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, एक चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग था उसको जेल ले गए तो बेचारा रिजाइन कर दिया। वो 2 चीफ मिनिस्टर आपकी आंखों के सामने जेल में पहुंचा दिया गया, और चुनाव चल रहा है बीच चुनाव में। लेकिन आपको ये चिंता नहीं है कि दोनों अपनी पार्टी का सबसे प्रमुख नेता है, वो आप उसको इलेक्शन में कैसे भाग नहीं लेने दे रहे हैं। जबकि आप देख चुके हैं कि राम रहीम पैरोल पे है, कई बार जा चुका है, और ऐसे लोग जो है तो पैरोल पर घूम रहे हैं। लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर है, वो कैसे भाग जाएगा भाई? वो जो डिप्टी, वो जो हेमंत सोरेन कहाँ भाग के जाएंगे? लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। मतलब कि डेमोक्रेसी के बारे में जो मीडिया का ये है, और जो जुडिशरी का रवैया है, जो उसकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो बहुत ही कमजोर है। इसीलिए चुनाव आयोग तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा जो कमिटमेंट कम हुआ है हर एक सेक्शन का, रूलिंग पार्टी का, मीडिया का, जुडिशरी का, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है चुनाव आयोग। इसीलिए चुनाव आयोग को सिर्फ आप दोषी ठहराएं, इससे मैं असहमत हूँ। वो दोषी क्या, पूरी संस्थाएं इसी तरह काम कर रही है। अभी जुडिशरी को तुरंत इस पर लेना चाहिए कि अभी तो वीवीपैट का और इसका ईवीएम का सवाल उठा था, तो आपने तो लंबे चौड़े वादे किए और फुल प्रूफ बताया, तो आपको क्या हो गया? तुरंत उनको सुओ मोटो लेना चाहिए। लेकिन सुओ मोटो क्या, हो तो जाने के बाद भी कुछ उनसे उनका हाथ पांव हिलता ही नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम लोग एक सेमी डेमोक्रेसी में है, जो कि बाहर वाले हमको बताते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स खत्म हो गया है। हम लोग अपना इंडेक्स खुद ही देख लें। पोल इंडेक्स भी रोज, हमको लगता है योगेंद्र या जैसे लोगों को पोल इंडेक्स जारी करना चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं,
उसका लिस्ट करके रोज जो है देना चाहिए कि पोल इंडेक्स में हम कहाँ नीचे जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जो भी आप अनिल सर कह रहे हैं फैक्ट है, उसमें कई चीजों पर बार बार ये सवाल उठता है कि जिनकी जिम्मेदारियां वो क्यों नहीं कर पा रहे। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वहां बैठे लोग हैं, उनका तो साफ तौर पे काफी लंबे वक्त से पता चल रहा है, दिख रहा है कि उनका एक कोई चश्मा खो गया है, या दूर का है या पास का है, और हो सकता है कि दोनों चश्मों को ढूंढने वाला चश्मा खो गया हो, तो इसीलिए शायद वो एक ही एक चीज देख पाते हैं, दूसरी चीज वो देख नहीं पाते हैं। मैं राशिद भाई आपके पास आऊंगा अभी कनुप्रिया जी के पास जाने के पहले, कनुप्रिया जी का वर्डिक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा हम सबके बाद। सो ये जो अंतर आया है, यूपी एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्टेट है जहां से सत्ता का गलियारा माना जाता है, केंद्र की सरकार वहीं से अगर आप ठीक ठाक वोट वो पाते हैं, सीटें पाते हैं, अच्छा आप मत बहुमत पाते हैं, तो आप दिल्ली पहुंच पाते हैं। ये जो उछाल है, क्योंकि आपने बड़ी बारीकी से आंकड़ों पे बड़ा निगाह रखते हैं, और हम जिस दिन दोनों चरणों में हम वोटिंग के दिन आपसे लगातार डिबेट में शामिल थे, पल पल की जानकारी आपके पास आ रही थी। कैसे देखिएगा जो उछाल है, ये जिस तरीके का एक में 6.7%, एक में 5.75%, क्या इतना अपेक्षित लग रहा था आपको? क्या मान रहे थे कि ठीक है लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन 11 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसा कुछ? और क्या आप इसके रिपरकेशन देख पा रहे हैं कि ये क्या कुछ होगा? आपने जो हम उस दिन जो रिपोर्ट कर रहे थे उस दिन में, और अब ये फाइनल आंकड़े हैं, इसके बाद क्या आप इसमें महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं? राशिद भाई। संजीव सर, 3.5 पौने 4% तक तो हमने भी देखा है कि जब फाइनल आंकड़े आते हैं उसमें इजाफा हो जाता है, लेकिन ये 6% तक जो इजाफा गया है, इस पे उंगली तो इसलिए नहीं उठाई जा सकती अभी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन बात चल ये रही है, अनिल सर ने कहा कि खाली चुनाव आयोग को कटहरे में खाली खड़ा क्यों कैसे किया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री कल या परसों बाकायदा ईवीएम और चुनाव आयोग के वकील बने हुए थे। अपने बयान में वो साफ कह रहे थे कि चुनाव आयोग पर यकीन नहीं है, ईवीएम पर यकीन नहीं है, इसलिए यकीन नहीं है। और खाली चुनाव आयोग को कटहरे में खड़ा कर देना और प्रधानमंत्री जी उसके वकील बने हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बात यह है कि ये जो छुआ है 11 दिन बाद और 10 दिन बाद और 4 दिन बाद, चलिए सुनील सर ने वाकई उनका बहुत अच्छी वकालत की और उनको काफी ज्यादा वो भी दिया कि चलिए टेक्निकल कोई रीजन हो सकता है, लेकिन आप ये तो बताइए, पूरे तो आंकड़े दीजिए, कम से कम ये तो पता चले कि है क्या और ये कितनी देर का काम है। फॉर्म 17 नाम की जो चीज है, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलेक्टर को जमा कर देता है तो कलेक्टर से ले अगर चुनाव आयोग एक क्लिक का दूर है, तो वो बैलगाड़ी का जो आपने नाम रखा है बिल्कुल ठीक रखा है। बैलगाड़ी के जमाने में भी 12 से 24 घंटे अंदर अंदर फाइनल आंकड़े आ जाते थे। आप आज जो है आप डिजिटल युग की बात करते हैं और दुनिया भर की बातें आप करते हैं, उसके बावजूद आपका चुनाव आयोग ये हालात कर रहा कि द हिंदू में खबर छपती है तब जाकर के तो आप आंकड़े जमा करते हैं। हिंदू अखबार में परसों खबर छपी है तभी तो आंकड़े जमा आए हैं, ये उससे पहले तो आंकड़े भी नहीं दे रहा था चुनाव आयोग। और आंकड़े दे रहा है तो किस प्रकार से दे रहा है, वो सुनील सर ने बताई बात कि कम से कम पूरी बात तो बताओ ना, कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो चीज दी जाती थी, हमने 10 दिन इसलिए लग गए, हमें मुश्किल हो गई। तो डिजिटल इंडिया का जो टैग है तो ये हटा दीजिए। अब आ जाती है मोदी जी की बात, वो उनकी वकालत कर रहे हैं। वकालत किस मुंह से कर रहे हैं आप? आपका एक आदमी चुनाव आयोग जो मुख्य जो वो था ऑफिसर, वो रहस्यमय ढंग से इस्तीफा देके चला जाता है। गोदी मीडिया अगर कोई और विपक्ष की बात होती तो अब तक उसकी गूंज को जो है बराबर जो है बनाए रखती। इतनी बड़ी घटना को छोटी घटना समझ रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग में से एक जो 2027 तक बनने वाला था या उस वक्त तक रहने वाला था, उसका कार्यकाल वो अचानक छोड़कर चला जाता है। और फिर आप अचानक ये काम करते हैं कि आप सीजीआई को हटा देते हैं उस प्रक्रिया से। आप 2 आदमी दे देते हैं कि साहब इसमें तो चुन लो, 350 आदमी की लिस्ट आप अधीर रंजन चौधरी के हाथ में थमाकर कहते हो कि चुनो। इतनी देर में कौन चुन लेगा? और अब दूसरी बात, अगर चुन भी ले 350 ही बागड़ बिल्ले हो, मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूं, मैं एकदम नहीं कह रहा, अब हमें क्या मालूम, चुनना जब एक ही है, आप ही ने तो आदमी दिए, तो अधीर रंजन चौधरी किसे चुनते? आप मोदी जी इतने आसान, इतने भोले बन रहे हैं आप अपने बयान में आकर के कि ईवीएम पे विश्वास नहीं है। ईवीएम पे हमें थोड़ी ना, पूरी हिंदुस्तान को विश्वास नहीं है, जिन लोगों ने बनाया उनको विश्वास नहीं है। आपके पक्ष में चूंकि नतीजे आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। बात चली रही है कि आम जन के विश्वास को कायम रखने के लिए हमारी संस्थाएं क्या क्या करती हैं। 11 दिन बाद ले आती हैं, चलिए इसको भी एक्सेप्टेबल कर दिया जाता है। 6% का आंकड़ा होता है, तो जब ऑलरेडी आप जो है शक के घेरे में है, वो 6% बढ़ जाता है, हमें क्या मालूम क्या हुआ है।
आम आदमी को किस किस को समझाएंगे। लेकिन होता यूं है कि इनको ये मालूम है कि यार ये पहले दिन की जो खबर होती है ना पहले पेज पे, वो पेज 3 पे पहुंच जाती है, पेज 4 पे पहुंच जाती है, तो गोदी मीडिया एक नया शोर लेकर आ जाता, पुरानी बातें भूल जाती हैं। वरना ये छोटी छोटी बातें थोड़ी हैं कि मुख्य चुनाव आयोग जो है इस्तीफा देकर के अपने घर बैठ जाता। आखिर वजह क्या रही है, इसके बारे में जानकारी की। तो बहरहाल दोस्त बात यही है कि चुनाव आयोग जब इस तरह का काम करता है, जो काम टिप पर हो सकता है उसमें 10-11 दिन लगाता है और आता तो 6% बढ़ जाता है, सारे आंकड़े धूमिल हो जाते हैं, यही नहीं पता चल पाता किसने वोट किया है। आप प्रतिशत दे के बैठ जाते हैं, अरे आप बताइए ना पूरी बात, किसने कितना वोट किया है, हमारे पास उसकी रिपोर्ट है लोकल लेवल पे, हम दिखा सकते हैं अभी आपको। बिल्कुल। क्योंकि एक पत्रकार है तो हमारा एक्सेस हो गया है, आम जन को क्या उसका एक्सेस पता नहीं चलना चाहिए कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितना वोट दिया, कौन से एरिया में। आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात, चुनावी प्रक्रिया को इतना ज्यादा मशकूक बना दिया गया है और चुनाव आयोग आता है और आकर के थमा के चला जाता है, वो भी जो है बाकायदा एक प्रेशर बनने के बाद। तो ये तो आवाज तो उठनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ये जब तक ये टेक्निकल लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाते, भाई टेक्नोलॉजी का मतलब है चीजों को आसान करना, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि चीजों को संदेहास्पद उसको जो है शक की निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर देना, ये मतलब नहीं है। हम तो यही सोच रहे थे, ईवीएम मशीन ही ऑलरेडी। तो बहरहाल सर ये बात यही है कि जो काम बहुत जल्दी हो सकता था उसमें इतना समय लगाया गया, ये वाकई आम आदमी भी इससे बात कर रहा है। और अब तो लोग लिख रहे हैं कि खेला तो हो गया, खेला तो हो गया। अब उनको लिखने से थोड़े ना रोका जा सकता, किस किस को आप नोटिस देंगे बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल। कनु जी, मैं आपके साथ आखिरी में इसलिए आया कि हम ये बार बार पा रहे हैं कि जिस तरीके का दृश्य है उसमें दावा जो हो रहा है, ठीक है, अब वो कहीं मध्यम पड़ा है, 400 पार का वो जो रोज हर सभा में मोदी जी लगवाते थे, अब बहुत यदा कदा हो पा रहा है, कम है। उसका जो एक गूंज जिस तरीके को उनमें एक वो रहता था कि उत्साह रहता था, वो कम दिखता है। कहा यह जा रहा है कि साउथ भी हमें बहुत कुछ देने वाला है, चूंकि ये सब कुछ जो खेला का आरोप विपक्ष लगा रहा है, साउथ से उम्मीद की जाना, साउथ ठीक है, कर्नाटक तो ठीक है, जो था वहां पहुंचेंगे, कहां कम पहुंचेंगे, आप वहां बैठेंगे तो आपको ज्यादा उसके बारे में निकल कर आ रहा होगा। तो ओवरऑल जो दिखता है, क्या आप पाती हैं साउथ क्या कुछ इस पूरे इसमें रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? और ये जो हुआ है कि इतना उछाल की 6.7%, 5.75%, जहां जहां आपके यहाँ पहले और दूसरे दिन वोटिंग हुई है, वहां कुछ आपको लगता है कि कुछ चीजें बदल जाएंगी अब, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? आपकी प्रतिक्रिया कनुप्रिया जी। जी संजीव जी, पहले तो मैं कहूंगी कि आप थोड़े भ्रमित हैं। मैं साउथ से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई जी जी, कोई बात नहीं। राजस्थान भी जी उसमें जी शामिल है। राजस्थान में ये माना जा रहा है कि वहां बुरी जी तरीके से बीजेपी को कठिनाई हो रही है। क्षमा चाहूंगा, मैं भूल गया था। जी जी बिल्कुल। तो वहां भी क्या जी कुछ जी जी आपको लगता है चेंज होगा? वहां तो पूरी 25 सीटों पर हो चुका है चुनाव। आप राजस्थान के बारे में बता दीजिए, क्षमा चाहूंगा। जी मैं सिर्फ राजस्थान का नहीं, राजस्थान में तो खैर चुनाव हुआ है और जो जितनी भी जो खराब स्पीचेस हैं उसकी शुरुआत बाड़मेर से हुई थी, जहां पर उन्होंने मंगलसूत्र और इस तरह की जी सारी बातें कही थी। राजस्थान में डेफिनेटली चुनाव थोड़ा फंसा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कम से कम 8 से 10 सीटों का नुकसान तो होना चाहिए कांग्रेस को। बट मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जब इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि आप जो है वो 7 चरणों में चुनाव क्यों करवाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए अलग अलग भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जगह हैं, इतनी सारी मुश्किलें हैं, उसके हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी हम पूरे, जबकि पहले तो 1 या 2 चरण में चुनाव हुआ करते थे मेरे ख्याल से। तो और यही इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। आपकी व्यवस्थाओं के हाल तो ये है कि आप 11-11 दिन के अंदर जो है वो आप, बावजूद इसके कि आजकल के जमाने में जब सॉफ्टवेयर इतना ठीक है, आपकी स्पीड इतनी ठीक है, कहीं कहीं आपको, किसी जमाने में ये हुआ करता था कि भाई आपके पास वायरलेस होते, या तो वॉकी टॉकी होती थी पुलिस की, या फिर आपके पास लैंडलाइंस हुआ करते थे, आपके पास आरटीओ की गाड़ियां हुआ करती थी, जिसके अंदर जाके जिनके पास ये होता था आंकड़े इकट्ठा करने का काम जो होता था, वो लोग जाते थे वहां इकट्ठा करते थे, और उसके बावजूद भी जो है वो अगले दिन तक आपको आंकड़े मिल जाया करते थे और किसी भी तरह की कोई
एरर नहीं होती थी। लेकिन अब ये हाल है कि आप एक देश एक चुनाव कराने की बात करते हैं और यहाँ पर पहले चरण के चुनाव में, जिसमें कुल सिर्फ 102 सीटों के ऊपर चुनाव होते हैं, उसके अंदर उसके आंकड़े देने में आपको यदि 11 दिन लग जाते हैं, तो पहला सवाल ये उठता है कि आप एक देश और एक चुनाव कराने की बात कर ही कैसे सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब जो विदेशी, जैसे द इकोनॉमिस्ट है, जो ब्रिटेन की पत्रिका है, जब उसने इलेक्ट्रल इंडेक्स पब्लिश किया, तो उसने इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की जगह पर आपको इनएफिशिएंट या डिफेक्टिव डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया। या फिर जो VI जो संस्था है स्वीडन की, उसमें भी आपको जो है वो नियर टू ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ आप जा रहे हैं, इस तरफ डाल दिया। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपत्ति की कि भाई आप ऐसे कैसे, जबकि उसके अंदर लिखा होता है कि आपके चुनाव की विश्वसनीयता कितनी है, उसके ऊपर भी आंकड़े आते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। CDS की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 28% लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा है। तो आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता किस हद तक घटती जा रही है। अब इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने तो उस समय ये भी कहा था जब ये रिपोर्ट्स आई थी कि नहीं, हम अपनी तरफ से ही अपना एक इंडेक्स को पब्लिश कराएंगे। तो आप सोचिए वो इंडेक्स कैसा होगा। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जब यदि विपक्ष हारता है तो वो हमारे ऊपर ठीकरा ना पड़े, वो EVM के ऊपर ठीकरा ना पड़े, वो अपने गिरेबान में जाके। अब इस वक्त हम इलेक्शन कमिश्नर से एज अ वोटर हम पूछना चाहते हैं कि आपके ऊपर हम क्यों ना ऑब्जेक्शन करें, क्यों आप जो है वो 11-11 दिन में आंकड़े कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और जब आप इस तरीके से 11-11 दिन में आप परसेंटेज वोट ही देते हैं, आप पूरी आंकड़े तक नहीं दे पाते, जो कि आज से 20-30 साल पहले उन व्यवस्थाओं में दिए जा सकते थे, तब आप हमको विश्वास करने की बात कहते हैं। हम क्यों ना EVM के ऊपर शंका करें, एक वोटर को क्यों नहीं EVM पे शंका होगी, वो क्यों नहीं ये कहेगा कि कुछ तो दाल में काला है, क्यों आप 11 दिन के अंदर पब्लिश कर रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, क्या इसका ऑब्जेक्ट। आप देखिए विश्वसनीयता सिर्फ इसकी नहीं है, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप SBI से जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की रिपोर्ट जो है वो अगले दिन आप इलेक्शन कमीशन को दे के उसे पब्लिश कर दीजिए, उसके अंदर उसमें 3-4 महीने का टाइम मांगा कि हम जो काम एक क्लिक पे हो सकता था उसके लिए SBI कह रहा है कि मुझे 3-4 महीने। तो ये हो क्या रहा है, आप 530 करोड़ की मशीनें लेकर आते हैं, आप हजारों करोड़ के सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं, और आपका काम जो है वो मैनुअल काम से भी आपका काम धीमे हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यदि ECI ने ये पब्लिश 11 दिन बाद किया है और वो भी आपने क्लियर नहीं दिया है, तो पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि या तो आप आने वाले चुनावों के अंदर अपने मतदाताओं यानी कि सरकार के समर्थक मतदाताओं को ये कहीं ना कहीं सूचित करना चाहते हैं कि देखिए वोटिंग हो रही है, आप वोटिंग से उदासीन मत होइए, आप जो है वो अपना वोट डालने के लिए आए। जैसे कि खबरें हैं कि इनका समर्थक वोटर उदासीन हो गया है, तो या तो आप इस तरह का इफेक्ट जो है वो लोगों की मानसिकता पे कहीं ना कहीं डालना चाहते हैं, आप उन्हें संदेश देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि क्या वाकई EVM में कुछ गड़बड़ की है, क्या वाकई 11 दिनों के अंदर ऐसी गड़बड़ें हुई हैं कि आपका 6% आपका जो है वो मतदान बढ़ गया। सवाल तो उठेगा। और या फिर आप चाहते ही हैं कि सारे के सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कम से कम होती चली जाए, जिससे कि लोग धीरे धीरे उदासीन हो जाए, लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाए। आप जैसे कि बहुत सारी संस्थाओं से लोग उदासीन हो चुके हैं, अब वो खबरें नहीं देखते, वो कहते हैं अब हमें उस तरफ जाना नहीं है, हमें वोटिंग करनी नहीं है। आपके पास सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की मानसिकताओं को, उनकी उम्मीदों को, उनकी सवालों को लगातार यदि उसके ऊपर कुठाराघात करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं उदासीन होता है। वो उदासीनता फिर किसके पक्ष में जाती है, वो डेफिनेटली एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के पक्ष में जाती है, वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो एक डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं जाती है जहाँ पे मतदाता है जो वो जागरूक रहता है। तो मेरा यही मानना है, एज ए वोटर भी मेरा यही मानना है कि इलेक्शन कमीशन यदि अपनी विश्वसनीयता खो रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से SBI से बुलवाया कि भाई आप अपना डेटा टाइम के ऊपर रिलीज करेंगे, इस तरह का कोई मैंडेट, इस तरह की कोई ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं।
तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात पता होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को भी बात पता होगी। सर, मैं सुनील सर आपके साथ ये पूछना चाहूंगा कि बार बार हमने पहले भी देखा है कई बार कि पिछले चुनावों में हमने पाया कि बहुत जगहों पर जहां लाइट नहीं थी वहां ईवीएम चार्ज हो गई, जहां इतने इतने केसेस हुए हैं जिसके कारण ये संदेह, आपने उनको एक वो कहा कि ठीक है कि कहीं हो सकता है कि कुछ तकनीकी खराबी आई हो कुछ, लेकिन जो ये विश्वसनीयता का जो बड़ा संकट है, जो बड़ी एक ऐसे दौर में हम खड़े हुए हैं जहां पर आकर, तो इसमें क्या कुछ चीजों पर अब सिर्फ एक उम्मीद ही पाली जा सकती है कि आप इसको इस जो पूरे का पूरी व्यवस्था है इसको सुधारने के लिए क्या कुछ, लेकिन ये लोग सुधरने को जब नाम नहीं लेते तो इसमें क्या अब ये सिर्फ जनता की हाथों में चीजें बची हुई है कि जनता इतना मैक्सिमम वोट के लिए जाए? हम बार बार अपील भी करते हैं कि देखिए आपका 5 साल में एक बार आने वाला मौका होता है जिसका आपको उपयोग जरूर करना चाहिए, कहीं आप इस अवसर को ना छोड़िए, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो आपको फिर बाद में ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। और जो अभी चल रहा है लोकतंत्र को बचाने की बात या संविधान की कठिनाई वाली बात कि संविधान संकट में, संविधान बदल दिया जाएगा, इन सब के बीच ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मसला, इसमें किस तरीके से इंटरवीन किया जाए? जनता के अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं, क्या आप इसमें विकल्प क्या देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज कि सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता अगर खुल करके मतदान करती है, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, जनसहभागिता बढ़ती है, तो फिर तो इस तरह के 3 तिक्रम करने वाले लोगों के लिए बड़ी भारी चुनौती होती है। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जन सहभागिता बढ़ा करके इस तरह की चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि संवैधानिक संस्थाओं को काम करने की अनुमति दी जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम कर सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो आजादी दिखती नहीं है। सवाल है, और यह राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है। आप ये कर सकते हैं, ये बड़ी आम शिकायत है कि एक बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए। निजी तौर पर मैं इसको विभिन्न राजनीतिक दलों की विफलता मानता हूं। अगर राजनीतिक दल सक्रिय हों, हर चुनाव के पहले हर मतदान केंद्र पर मतदाता सूची को अपडेट करने की सूचनाएं जारी होती है। ऐसा नहीं होता कि जारी नहीं होती। और अगर राजनीतिक दलों के लोग सक्रिय हों तो उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई साहस नहीं कर सकता। मैं अंतिम मतदाता सूची जारी होने के पहले एक टेंटेटिव मतदाता सूची जारी होती है, वह भी हर मतदान केंद्र पे चस्पा होती है। कोई राजनीतिक दल रुचि नहीं लेता, और जो राजनीतिक दल रुचि लेते हैं वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता, किसी का साहस नहीं है, उसी समय हंगामा हो जाएगा। तीसरी चीज कि जो फर्जी मतदान, अगर राजनीतिक दल का व्यक्ति मतदान स्थल पे मौजूद है तो कोई फर्जी मतदान नहीं करा सकता, संभव नहीं है ये। लोग अब जब से मान लीजिए कि उनका वोट कम पड़ने लगा या उनको एक निराशाजनक वातावरण दिखाई पड़ा, वो गायब हो गए, या यूं ही अनन्यस्त तरीके से वहां पे मौजूद है। राजनीतिक दलों की सक्रियता बहुत मायने रखती है। हम और आप केवल संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा करके इसकी बात नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि कोई भी निर्वाचन आयोग के पहले प्रमुख राजनीतिक दलों के पास इस बात की सूचना होती है कि कितना मतदान हुआ। हम अखबार में काम किए हैं, हम लोग ये मतदान केंद्रों पे जाते थे तो बाहर ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बता रहे थे कि इतना मतदान हो गया, बिल्कुल इतने में इतने लोग मतदान कर चुके हैं। जो पीठासीन अधिकारी है उसके पहले, और लगभग वो सही होता था, ऐसा नहीं है। अब जैसे स्थिति है कि हम और आप इस बात पे संदेह कर रहे हैं, राजनीतिक दल बयान दे रहे हैं, राजनीतिक दल तो नहीं बता। संदेह राजनीतिक दलों का से हुआ, और लाजमी है कि हम लोग को भी कहीं ना कहीं शक और शुबा तो होता ही है, जिस तरीके का ट्रेंड हम लोगों ने हम और आप वहां मौजूद नहीं है। एक पत्रकार हर मतदान केंद्र पे मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तो मौजूद है वहां। आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं, ये अब तक क्यों नहीं सूचना जारी कर दिया उन्होंने? जी, इनके पास अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण के तौर पर मान लो, उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के लोग सब जगह मौजूद है,
लेकिन समाजवादी पार्टी के तो लोग हर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पास ये सूची होगी कि हमारे इस मतदान केंद्र पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ, पूरी कंस्टिट्यूंसी की सूचना उनके पास है। राजस्थान में कांग्रेस के पास पूरी मतदान का प्रतिशत मौजूद है। अगर निर्वाचन आयोग की यह जो डेटा है इसमें किसी प्रकार का संदेह, तो राजनीतिक दलों को यह जारी कर देना चाहिए कि इस मतदान केंद्र पर या राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर इस चरण में इतने मतदाताओं में से इतना मतदान हुआ है। और अगर राजनीतिक दल इतने सक्रिय नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, केवल तोहमत लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि राजनीतिक दलों की उपस्थिति बहुत मायने रखती है निर्वाचन प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए, जन सहभागिता को सुनिश्चित रखने के लिए और मतदान कर्मियों की तटस्थता बनाए रखने के लिए। यह कोई ऐकिक नियम नहीं है। ये ठीक है, हम और आप उम्मीद करते हैं कि जिसका जो काम है वो व्यक्ति वो काम करे, लेकिन अगर वो हालात नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो राजनीतिक दलों को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप केवल आलोचना करने मात्र से बात नहीं बनती है। अगर एक राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल, मजबूत राजनीतिक दल एक तरफा कोई बात अपने पक्ष में पूरी की पूरी मशीनरी को ले जाना चाहता है तो उसको चुनौती देने वाले राजनीतिक दल की जिम्मेदारी क्या है? आप सोचिए, मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि जैसे बिहार में माले सीपीएम माले के लोग जहां पे हैं, कोई करते वहां दिखा दे। एक एक मतदाता के बारे में उनको जानकारी है, वो जीते चाहे हारे, एक एक मतदाता के बारे में उनको जानकारी है। वहां कोई कहते कि इनका नाम गायब हो गया, इनका नाम नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखते हैं, उनके कार्यकर्ता निगाह रखते हैं। आप नहीं कर सकते। आप तमिलनाडु में चले जाइए, डीएमके का कार्यकर्ता लगभग हर जगह रहता है, एक एक स्टेप पर रहता है वो। जी जी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो केवल शिकायत करने मात्र से बात बनती नहीं है। अगर सिस्टम में कहीं खोट है तो उसको दुरुस्त करने या उस कमी के प्रभाव को कम करने के लिए आपकी भी सक्रियता आवश्यक है, और राजनीतिक दल इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बड़ी सही बात कह रहे हैं अनिल सर, बिल्कुल ठीक बात है कि सारे जितने भी बूथ होते हैं वहां हर दल का उनका जो अभिकर्ता है वो बैठता है। फिर इसके बाद ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज करने में दलों की जिम्मेदारी क्या है, इसको कैसे एलोबरेट कीजिएगा? बिल्कुल आपका अपना क्या इसमें मत है जो देखिए एक चीज समझ लीजिए कि आपको रामपुर की घटना याद होगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लोगों को जाने ही नहीं दिया और बहुत सारे लोगों को नाम काट दिया था। रामपुर एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप किस तरह से मतदान में मतदाताओं को जो अपने अधिकार से एक खास समुदाय के लोगों को आप मतदान से रोकते हैं। डेमोक्रेसी पर एक तरह का मतलब समझिए कि बहुत बड़ा हमला था, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी ने, मैं सहमत हूँ सुनील जी से, उसको समाजवादी पार्टी ने जिस गंभीरता से लेनी चाहिए थी उस गंभीरता से नहीं लिया। एक दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए ये जो हम अभी लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया है। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जिसके पास आरएसएस का संगठन है, कॉर्पोरेट का पैसा है, बकायदा लोग जमा करते हैं, लोग मतलब 25,000 30,000 देकर के लोग उन्होंने बहाल किए हैं, जो कि बूथ पर कितना लोग है, क्या है, कौन इंपॉर्टेंट आदमी है, किसको फोन करना है, ये सारा ऑर्गेनाइज्ड उनका इंतजाम है। उसके बाद पैसा ले करके बूथ तक कैसे लोगों को पहुंचाना है, बूथ में इंतजाम करना है क्या, ये सारा कुछ करते हैं। दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो मास पार्टीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया है हर तरीके से। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जिसके पास पैसा है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बाकी ये को भी उनके भी सोर्स खत्म कर दिए दूसरी पार्टियों को, और दूसरी तरफ एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है जो जनता है, जिसको वोटर है। तो इसके बीच में कोई तालमेल नहीं हो सकता, उसको रिप्रेजेंट कोई भी करे समाजवादी पार्टी। ये सवाल है कि जो जनता है, जो वोटर्स है, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जो उसके मत को छीनना चाहता है। तो ये एक बहुत ही दुः स्थिति है। इसमें मैंने कहा कि मीडिया, जुडिशरी, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था, इसको एक्सपोज करते
और इसके खिलाफ करते। जैसे रामपुर वाला मामला अगर ठीक से उठता तो अभी बहुत स्थिति अलग होती, लेकिन वो आपको तो ढेर सारी जगहों में ऐसा है जो लोगों के नाम काट दिए हैं उन्होंने, जिनके बारे में मालूम है कि वो वोट नहीं देने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो उसमें ये पूछ रहा था, सुनील सर ने जो दूसरी बात कही कि जो राजनीतिक दलों के वहां प्रतिनिधि बैठा करते हैं मतदान केंद्र पे, उनके पास तो सारा कुछ, जब वो उठते हैं तो उनके पास कंप्लीट एक पिक्चर होता है। वो पिक्चर अब हमने भी ये बिल्कुल, हम जब रिपोर्ट किया करते नहीं, हैं वो तो वो तो साइन करना पड़ता है भाई, जैसे नहीं ही निश्चित, लेकिन वो सब आंकड़े एक जी, वो सारे आंकड़े एक जी करके उसको एक्सपोज तो किया जा सकता है, केवल आरोपों तक सीमित रहने की बजाय प्रमाणित तौर पर तो दिया जा सकता है ना। हाँ, ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो मानना होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राशिद भाई, आप, हम यूपी की ही जो बात कर रहे थे, आपने कहा क्या यूपी में जो जिस तरीके का दृश्य है उसमें कहीं कोई निकल कर आ पा रहा है? इस पूरे पिक्चर में जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या कुछ निकलता है? आपने अपनी रिसर्च आपकी और जो दलों से निकलता हो, क्योंकि अब हो गया है, इसको 30 अप्रैल को आया था, आज हम 2 मई को बैठे हुए हैं, तो क्या पिक्चर बन के निकल पा रहा है कि क्या ये इसमें कुछ खेला है वास्तव में, या वास्तव ये जो आंकड़े आए हैं ये जायज आंकड़े हैं? कैसे इसको आप विश्लेषण करें? संजीव भाई, इसके बारे में कोई राजनीतिक दलों से तो बात हुई नहीं है, और लेकिन फिर भी ट्विटर पर बड़े बड़े जो नेता लोग बैठे हैं, कल डेरेक ओब्रायन का मैं पढ़ रहा था, जी जी, और वो जो थे दूसरे सीपीएम के एक नेता, उनका सब लोग अपनी आपत्ति तो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोकल की अगर बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, वो हुआ यूं है कि असल में राजनीतिक दल क्या क्या काम करें। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन है, जी 8 सीट पर पहले, फिर 8 पर, अब 10 पर। अब अखिलेश यादव जो हैं, तमाम उनकी पार्टी जो यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी कही जा सकती है, अब इस काम पे लग जाएं कि चुनाव आयोग के पीछे लग जाएं कि आपने 6% डाटा कैसे बढ़ा दिया, 11% कैसे कर दिया, या आगे आने वाले समय में जब उनके पास एक मिनट उनका कीमती है, आने वाले समय की रणनीति बनाएं। अजी, हालांकि जिम्मेदारी तो ठीक है, अपने अपने कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने अपनी अपने जो जितने भी डाटा था उसको आया कर दिया है, बता दिया है, लेकिन अब ये राजनीतिक दलों के पास जब इस समय नहीं है और बांट दिया गया है चुनाव, 8 के बाद फिर अगले 8 में जाना है, फिर 10 पे जाना है, फिर उसके बाद जाना है, अब ऐसे समय में तो ये एक और नई जिम्मेदारी बन जाती है। जो काम चुनाव आयोग का है वो राजनीतिक दल करने लगे, हालांकि वो भी कर सकते हैं, सक्रिय रहते भी हैं किसी हद तक, इसलिए रशिद भाई कि एक्सपोज तो किया ही जा सकता है। अगर 2 जगह से 3 जगह से भी निकल के चीजें आए तो आप कम से कम कुछ चीजें तो, थोड़ा दबाव तो बन ही सकता है कि फर्दर कोई और ऐसा अपने अपने शहर में सब जो कैंडिडेट्स हैं और जो लोकल पत्रकार हैं, उनके जरिए ये सारा डाटा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मुनज्जम तरीके से पूरा इकट्ठा होकर के कोई डाटा नहीं है मौजूद। आप अगर वहां बैठ करके पूछने लगे कि भाई यूपी के अंदर फला जगह में क्या है, तो आपको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लोकल के प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ेगी, अवेलेबल हो जाएगा। जो काम चुनाव आयोग का था, अब हम राजनीतिक दलों के ऊपर ही कहने लगे साहब कि यही इनकी जिम्मेदारी, ठीक है जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए, लेकिन वो क्या क्या निभाएं। हालात इस वक्त मतदान स्थल के ऐसे होते हैं कि एक जो बंदा है ना, अब आप बताइए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी लाइन में खड़ा होकर के आधार कार्ड चेक कर रहा है। आपको अब बताइए एसएसपी को कौन रोकेगा भाई? कोई मतदान के अंदर राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी हिम्मत नहीं है आज की तारीख में, कॉन्फिडेंस तोड़ दिए गए हैं, जेल, जब उनके मुखियाओं को जेल भेज दिया गया है तो कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? वो संभव नहीं है आज की तारीख में। आज जो है, आपको मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं, मुलायम सिंह को रोक दिया एक बार मतदान स्थल पर, अमर सिंह साथ थे उनके, उनके यहाँ पर साइकिल का बिल्ला लगा हुआ था, वो आरएफ का बंदा था या आर्मी का कोई था बंदा, रैपिड एक्शन फोर्स का, उसने रोक दिया। अब ये कॉन्फिडेंस अब कहाँ है? अब तो हालात दूसरे हैं। यहाँ तो लोकल के जो प्रत्याशी हैं वो अंदर भगवा कपड़े पहने हुए लोगों को चाय पिलाते हुए डांटे गए, मेरे पास वीडियोज हैं उनकी, वो डांट रहा है कि चाय कैसे पिला रहा है। तो यहाँ पर एक अजीबोगरीब स्थिति है। मेयर के चुनाव में यहाँ ये हुआ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात मैं अगर करूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ऐसे आरोप हैं कि गाड़ी में भर भर कर लाए हैं और लोगों ने वहां पर जो है फर्जी मतदान हुआ है। अब होता यूं है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर विपक्षी पार्टी का जो है ना कोई बंदा ही नहीं होता, पैसा कहाँ छोड़ा इन लोगों ने, बस्ते बढ़ते हैं, जो प्रत्याशी बांटता है उसमें 1000 2000 रुपए इसलिए रखे जाते हैं कि भाई ये वहां पर जो है पर्ची वर्ची बनाने का काम करेंगे। आज के हालात ये हैं कि वो 50,000 रुपए से ज्यादा तो ले जाने की स्थिति में नहीं है। उसको फेयर की बात करते हैं आप।
यहाँ पर तो हालात ये हैं कि विपक्षी लोगों के हाथ पैर पहले बांधे गए हैं और उसके ऊपर उबड़ खाबड़ मैदान में खड़ा कर दिया गया है और उससे कहा गया कि हाँ अब बताओ कैसे लड़ोगे, देखो हम कितना फेयर इलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ डेमोक्रेसी का जो बड़े बड़े नेता सबूत देते हैं वो ये देते हैं हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव तो पुतिन के यहाँ भी हुआ है, चुनाव तो पुतिन ने भी कराया है भाई, चुनाव को वो कम मना कर रहा है। लेकिन बात उस चुनाव को दुनिया किस नजर से देखती है, बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है उसे दुनिया किस नजर से देख रही है, पाकिस्तान के अंदर चुनाव हुआ है उसे दुनिया किस नजर से देख रही है। हाथ पैर बांध दिए गए इमरान खान और उसकी पार्टी के और उसकी कैंडिडेट के और उसके तमाम लोगों के। उसने तो आजाद उम्मीदवारों के माध्यम से जो है इलेक्शन लड़ा है, लेकिन चूंकि वहां की वो जमीन को नम कर चुका था, धार्मिक एतबार से ही सही, ये सब यही करते हैं, धार्मिक एतबार से उसने एक समूह को जो है सम्मोहित कर रखा था, उन्होंने आजाद उम्मीदवार को दे दिया। इन लोगों ने भी धर्म के एतबार से काम कर रखा है, वरना चुनाव आयोग ये पूछता ना मोदी जी से कि मुसलमान का नाम कैसे ले रहे हैं आप। आपका अमित शाह कर्नाटक में पिछले चुनाव में कहता है कि 4% आरक्षण 2% लिंगायत को और 2% वो का लिंगा को दे देता हूं, इसकी हिम्मत कैसे होती है? टीएन शेषन है कोई मौजूद? हाथ पैर कांप जाते हैं चुनाव आयोग के, शेरो शायरी पर उतर रहा है बंदा, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार 11 दिन बाद मैंने जो है क्यों दे दिए हैं। वो कांच के टुकड़े हाथ में थमाकर वो कह गए, कांच के टुकड़े हाथ में थमाकर वो कह गए, लीजिए अब आपका दिल हमने वापस कर दिया। 11 दिन बाद वापस कर दिया आपने, हमारा दिल तोड़ कर रख दिया आपने, कांच के टुकड़े कर दिए। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। लेकिन बहरहाल बात ये चल रही है कि ये आपका और मेरा काम संजीव सर ये है कि आम लोगों में इस प्रकार की चर्चा विचार विमर्श बनने लगे। लेकिन बात सिर्फ ये रंग भी लाएगी, ये जो नीरसता आई है ना वोटिंग परसेंटेज में, अपर क्लास जो निकला नहीं है, ये 400 का नाम लेने लगे, 370 और मंगलसूत्र, नफरत करने लगे हैं लोग इनसे। अब तो इनके पास सिर्फ तंत्र हैं, संस्थान हैं, जिनके वजह से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आम लोग तो पहचान चुके हैं, वरना ये तो मतदान कहां जाता हमें मालूम है। अभी कुछ भी करते आप रहे, लेकिन एक बात और है, जिस चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में दुनिया के दूसरे देश हमसे पढ़ने आया करते थे, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। वाईएस कुरैशी की जो भाई हैं इलियास कुरैशी, वो मेरे टीचर रहे, हम दिल्ली में जब पढ़ा करते थे टोटल टीवी में, तो वो बंदे उनके जमाने में दुनिया के जो तमाम लोग हैं वो हमारी चुनावी प्रक्रिया से लेसन लेने आते थे। आज लेसन लेने नहीं आएगा तुम्हारी शक्लें देख करके लोग, क्योंकि तुम्हारा अपना मतदाता तुम्हें शक की निगाहों से देख रहा है। लेकिन बेशर्मी की हद है, एक आदमी को उसे तो आप नंगा बताएंगे जिसको एहसास हो, और जिसको एहसास ही ना हो वो कहने ये तो फैशन है। भाई फैशन के एतबार से आप उसको नंगा कर सकते हैं, हुआ है दुनिया के अंदर ऐसी मजहबी कई सारी ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं, ऐसी प्रणाली मौजूद है कि जहां न्यूड बीचेस हैं दुनिया में, वहां पर ये बता दिया गया कि ये फैशन है। लेकिन अब उन लोगों को पता चल गया कि तो बेशर्मी है, हम कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के पक्ष में। गलती एक और है, जिनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, यानी कि हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स, हमारे वोटर्स, हो यह गया है कि मोबाइल के जमाने में जो उंगली से मुंह पर भागने लगे ना, हमारी इतनी तेजी की जो प्रक्रियाएं होने लगी हैं कि हमें पिछले 3 दिन पहले जो इंसिडेंट है आज हम रखते नहीं है, वरना आरुषि हत्याकांड को हमने कई महीने झेला है। हमने तांत्रिकों का खेल देखा, खाली थे ना, अब मोबाइल का डाटा मिल गया, अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, अभी हंगरी पहुंच गए। अच्छा हंगरी भी पहुंच जाओ, पता तो करो ना कि हंगरी के अंदर चीन का राष्ट्रपति पहुंचा है, क्या बात कर रहा है। रील्स का जमाना है, जमाना बदल चुका है, मीम्स बन रहे हैं। अब बताइए, एक बात में आपको आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। वो लंगोटिया और गलगोटिया, मैं नाम सही से लेना नहीं चाहता उसका, उसके जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं वहां, बताइए ये है वो हमारा यूथ है जो फटी हुई जीन्स पहन करके अपने आप को जॉन का लड़का समझता है। वो वहां पर जाकर के उसको ये नहीं मालूम कि मेरे हाथ में जो बिलबोर्ड है उस पर लिखा क्या है। यूनिवर्सिटी के छात्र को ये नहीं मालूम कि हम विकसित भारत के बारे में आए क्यों हैं। मतलब हमारी नई नस्ल का एक इतना बेहतरीन एग्जाम्पल आज तक के उस पत्रकार ने खोल करके रख दिया कि पता चल गया कि हमारे जो नए पौधे हैं वो तैयार कैसे हो रहे हैं। ना अदब के करीब है, ना तालीम के करीब है, ना शिक्षा के किसी चीज के करीब नहीं है। कोरोना का बम फोड़ दिया इंग्लैंड के अंदर, बताइए हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो संजीव सर बात यह है, वो शेर पढ़ा करते थे संजय सर कि गुलशन की बर्बादी के लिए एक ही उल्लू काफी था। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब तुम ही उल्लू बन गए सबसे बड़े। चुनाव आयोग के वकील कौन बने, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, पिछले वक्तव्य में मैंने बता दिया। जब चुनाव आयोग के वकील ही महामहिम बने हुए हैं तो आपका मेरे पोजीशन क्या है। और महामहिम की सुन लीजिए, महामहिम हो तो काफी है, वो तो भगवान बन गए।
अयोध्या में बन जाते हैं पंडित, कहीं और बन जाते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल के इलेक्शन में कुछ और बन जाते हैं, नोबेल के चक्कर में। तो ये इतना हमारा जमाना हो गया है। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारा देश और हमारे लोग इस वाली गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम मैं जानबूझ के सही नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जब इन लोगों ने हमारी बात खराब करा दी है, ये गिलगोटिया और गलगोटिया ये जो करके आए ना, इन्होंने हमारे देखिए, एक यूनिवर्सिटी कोलंबिया है पूरी दुनिया के अंदर, उन कोलंबिया के स्टूडेंट्स ने, और जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, जर्मनी और पेरिस की, उन लोगों ने सबक दिया है। आज हमारी प्रतिनिधि ने जो है यूएनओ के अंदर फलस्तीन का पक्ष लिया है। कोलंबिया के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर, बड़ी उम्र दराज लोग, वो जमीन पर मारे जा रहे हैं, मोसाद के गुंडे वहां पर अंदर एंटर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी अल्फाज, अपनी जबान को आगे किया, और वहां का स्टूडेंट जो है राष्ट्रपति बाइडेन को ये मजबूर कर रहा है कि आप आकर के ढंग से फैसले कराइए ब्लिंकन के जरिए। तो ये तो स्टूडेंट्स की ताकत है। लेकिन यहाँ तो जेएनयू को बर्बाद कर रहे हैं। उस जेएनयू को जो नंबर 1 आती है, जो हमारे लिए फख्र का बायस है, जहां से लोग शानदार निकले, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निकली, हमारे स्टूडेंट्स भी गलत, हमारे प्रोफेसर भी गलत, हमारे समझाने वाले भी गलत। वजह यह है कि रवीश कुमार ने, जिससे रवीशुद्दीन पांडे ने उन्हें कर दिया, इसका नाम रवीश कुमार था बेचारे का, उसको रवीशुद्दीन कर दिया। उसको जो है ना, ये बता दिया गया है कि तुम जो है गलत जो है ट्रैक पर हो। तो जेएनयू को भी बदनाम करेंगे, संजीव सर को भी बदनाम करेंगे, 4PM को भी बदनाम करेंगे, ताकि पहले जब हमारे माथे पे तमगा लगा देंगे कि हम जो है एंटी नेशनल है, पाकिस्तान परस्त हैं। देखिए, अब पाकिस्तान भी आ गया है। मेरी बातें लंबी होती चली जाएंगी, बस मैं यही कंक्लूड करता हूं सर, कि हमारा तो आवा का आवा बिगड़ गया है। हमें तो तकलीफ इस बात की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कनुप्रिया जी, आप वर्डिक्ट दीजिएगा, फाइनली आपसे खत्म करूंगा। ये जो पूरा का पूरा बदला है, जो आया है, जिस उछाल है तमाम, वो है, तो जो आपका फलौदी का सट्टा बाजार बड़ा मशहूर है, जहां बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसके बाद क्या कुछ वहां निकल कर आता है? क्या कुछ दृश्य कुछ बदला है कि अभी भी वही जो था, खासकर राजस्थान को लेकर भी, और बाकी और भी कहीं जो हमारे अन्य जो स्टेट्स हैं उसके लेकर क्या निकल रहा है? संजीव जी, राजस्थान का जो है उसमें तो यही है कि फलौदी सट्टा बाजार अभी सिर्फ 6 सीटों के बारे में कह रहा है कि 6 सीटें कंफर्म हैं जो कि इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएंगी, 5 से 6 सीटें, और 1 या 2 सीटों पे वो कह रहा है कि जो है वो कुछ टफ फाइट है, तो वहां पर जो है किसी भी तरफ जा सकता है। जो कई जमीनी सूत्र जिनको हम कहते हैं, वो ये भी कहते हैं, जो कि सुनील सर ने बोला, कि विपक्ष के जो लोग हैं वो उस तरीके से सक्रिय नहीं है, वो बूथों में लोगों को लेकर नहीं आ रहे हैं। उनके मतलब लोगों को आदत हो गई है कि घरों में लोग जाएं पार्टियों के, और उनको कहें कि आइए आप बूथ की तरफ आइए, और क्योंकि गर्मी भी बहुत है, तो कुछ एक उनका विपक्षी पार्टियों को यदि वो लेकर जाते लोगों को बूथों तक, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता था, विपक्ष के पक्ष में और नतीजे आ सकते थे। तो खैर, राजनीतिक पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के ऊपर तो ये इल्जाम है, लेकिन मैं राशिद सर से और जो अनिल सर से उनसे भी सहमत हूँ कि विपक्षी पार्टियों के पास आप हालत देखिए ना उनकी क्या हो गई, उनके रिसोर्सेस खत्म कर दिए गए, उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है। आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण से कभी सूरत के अंदर सारे आपके विपक्षी पार्टियों के लिए बावजूद इसके वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, बावजूद इसके। उसके बाद इंदौर में हो गया, और आप ईसीआई की हालत तो ये देखिए कि कुरुक्षेत्र के अंदर जब आप वालों ने बोला कि हम कुछ एक फंक्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने गालियां भर के जो है वो आप वालों को ईसीआई की इलेक्शन कमीशन की तरफ से गई, और फिर जब उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी हमारा सिस्टम हैक हो गया। अब आप देखिए ना विश्वसनीयता कितनी बुरी हालत है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है जो राशिद साहब कह रहे थे कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको जगह जगह पे हैरेस किया जाता है, गर्मी के टाइम में उनको वोट नहीं डालने दिया जाता, वोटिंग की प्रक्रिया धीरे कर दी जाती है, उनके जो कार्ड्स हैं वो चेक किए जाते हैं, और उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हम यदि डेटा उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि 85 जो सीट्स हैं पूरे देश के अंदर वो मुस्लिम बहुल, मुस्लिम इफेक्टिव इलाकों की है, और उसके अंदर भी एक अच्छा खासा प्रतिशत जो है यदि बीजेपी के पास जाता है, तो बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। इसका डेटा सर्वे डेफिनेटली होना चाहिए कि वहां पर क्यों जो है वो एक अच्छा खासा प्रतिशत 85 सीटों के अंदर जो है वो आपके पास बीजेपी के पास चला गया, जबकि आज के जमाने में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुल के बोल रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। और हंसी की बात ये है कि टीडीपी के जो लीडर है चंद्रबाबू नायडू,
वो आंध्र प्रदेश में कह रहे हैं कि हम 4% मुस्लिम आरक्षण करेंगे, और उधर उसी समय में जो हमारे मोदी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे जीते जी जो है वो मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकेगा। तो फिर वो उनके चंद्रबाबू नायडू तो उनके हिस्सा दल है ना, उनके समर्थक दल है। तो एक तरफ वो इस तरह का डिक्लेरेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये इस तरह से बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो आपने कहा कि जो संकट है वो विश्वसनीयता का है, लोगों का दिमाग हर तरह से घुमाया जाता है, चीजें रोज नई नई आ रही है, एक चीज के ऊपर भी आप सोच नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये बहुत टफ फाइट है, उन्हें हर तरह से रिसोर्सेज की तरफ से टफ है उनको, और जनता के लिए भी ये जरूरी है, खासकर वो जनता जो चाहती है कि संविधान बचा रहे, वो जनता चाह रही है। जैसे कि हम गलगोटे यूनिवर्सिटी के हाल देख रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि देखिए, यदि आपको हिंदू राष्ट्र चुनना है तो फिर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज भी चुननी पड़ेगी, ये आपका भविष्य है। आप दोनों में से एक ही चुन सकते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटीज चुन सकते हैं, या तो आप संविधान चुन सकते हैं, या आप हिंदू राष्ट्र चुन सकते हैं, दोनों आप एक साथ नहीं चुन सकते। जी 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 सुनील सर, एक अगर फाइनल बिट आप कुछ देना चाहें सुनील सर, तो आपकी जी संजीव सर, एक लाइन मेरे मन में बस ये है, कनुप्रिया की मैम की बातों से याद आ गई, CSDS और ये पोल और महापोल और एग्जिट पोल, ईमानदारी से बताइए, पूरे देश में सट्टेबाजों की बात का यकीन है या इन पढ़े लिखे लोगों की बात का यकीन है? फलोदी सट्टा बाजार का यकीन पूरा देश कर रहा है, सट्टेबाजों की बातों का यकीन कर रहा है, और ये स्टूडियो में बैठे हुए लोगों की बातों का यकीन नहीं है। ये हमारी हालत हो गई। जी जी सुनील, मैं बस यही कि क्या ये जो हम उसी पे अंतिम खत्म करेंगे, एक दो लाइन में आप करिए कि जो ये सब चीजें हुई हैं, जो जिस तरीके से इतना उछाल 6%, 5.6%, क्या ये कुछ इसके पीछे खेल की संभावनाएं जैसी जताई गई हैं विपक्ष द्वारा, उसको लेकर क्या कुछ वास्तव में खेला है या कुछ और? अंतिम टिप्पणी है। नहीं, ये जो इसका पूरा मतलब ये है कि अभी कम मतदान का प्रतिशत कम होने या पिछले चुनाव के मुकाबले मतदाताओं में उत्साह न होने का जो एक माहौल बना हुआ था या बना हुआ है, उसको कम करने की एक कोशिश है। ये जो हो रहा था कि मतलब इस सरकार से लोग संतुष्ट हैं, सरकार को लेकर के दोबारा लाने के लिए कोई उत्साह नहीं है, मतदाता एकदम चुप है, वो बोल नहीं रहा है, कोई माहौल नहीं दिख रहा। इस नरेशन को, इस विमर्श को कम करने की कोशिश है, जबकि वास्तविकता यही है कि आपकी इस चीजों से चीजें कम नहीं होने वाली है। आप मतदान केंद्रों पर जाइए, चुनाव अभियान को आप देखिए, इन नेताओं के भाषणों में मौजूद लोगों का कनेक्ट देखिए, आपको लगेगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो यह केवल एक इस नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश है कि लोगों में उत्साह नहीं है, चाहे सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए लोग प्रयासरत नहीं है, केवल इस नैरेशन कम करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा के लिए सुनील सर आपका, राशिद भाई, कनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल सर का ही बहुत। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें निकल कर यही आता है कि अंतिम जो फैसला तो मतदाता वोटर के ही हाथ में है, और भले ही वो नरेशन को बदलने का प्रयास हो रहा हो कहीं, जो भी इसमें निकल कर आता है, शंकाएं जो खड़ी हुई, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, लेकिन इन सबसे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जनता है और उसका फैसला ही अंतिम हुआ करता है, और वो फैसले की घड़ी है, और ये जो अब आने वाले चरण है उसमें वो दिखाएगा। और हम फिर वही अपील करेंगे कि आपके पास जो सुनहरा अवसर है अपने वोट के उपयोग का, उसका उपयोग जरूर कीजिए, वोट जरूर दीजिए, ताकि लोकतंत्र की जो बात है वो लोकतंत्र हमारा मजबूत हो और एक अच्छी सरकार सामने आ सके। इस चर्चा में इतना ही, हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताएं कि ये चर्चा, ये परिचर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखें और देखते रहें 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।